नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। ये जो आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं, यही है हमारे डिबेट का मुद्दा। काशी और मथुरा में लगातार एफिडेविट फाइल हो रहे हैं, उसमें एक प्रक्रिया भी चल रही है। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, उसका चलना अपनी जगह है। न्यायिक रूप से लोगों को राहत मिले उसके लिए वो ऊपरी अदालत में भी जा सकते हैं, ये भी एक न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन हम न्यायिक प्रक्रिया के साथ साथ एक राजनीतिक प्रक्रिया की भी बात कर रहे हैं। क्या काशी और मथुरा में तैयार हो रही है 2024 की पिच भारतीय जनता पार्टी के लिए? यह एक बड़ा सवाल है। आइए सबसे पहले आपको बताएं कि एफिडेविट्स में क्या क्या हुआ। ज्ञानवापी विवाद में एक और हलफनामा वाराणसी कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने यह हलफनामा दायर किया है। तो अब तक वो हिंदू पक्ष से हो रहा था, अब मस्जिद कमेटी ने किया है। मस्जिद की दीवार तोड़ कथित शिवलिंग की नाप खोज कराने की अर्जी को लेकर के हलफनामा दायर हुआ है। शिवलिंग के दावे पर आपत्ति जताते हुए हलफनामा दायर हुआ है। उस संरचना को शिवलिंग बताना याचिकाकर्ताओं और कोर्ट कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ऐसा उस याचिका में कहा गया है। उनका यह भी कहना है कि मनगढ़ंत और गलत है इसको शिवलिंग कहना। अगर मस्जिद की दीवार तोड़ी गई तो पूरी मस्जिद गिर जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। दीवार तोड़ी गई तो मुस्लिम पक्ष की आस्था को गहरी चोट लगेगी। फव्वारे को शिवलिंग बताकर माहौल खराब किया जा रहा है। मस्जिद की दीवार तोड़कर सर्वे कराने की अर्जी खारिज करने योग्य है। ये अभी जो नई पिटीशन आई है उसमें ये चीज लिखी हुई है। ये तो हो गई आपकी ज्ञानवापी की बात, यानी कि काशी। अब आइए आपको लेकर के चलते हैं मथुरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद। मथुरा की जिला अदालत का एक बड़ा फैसला आज आया। शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ सूट को मंजूरी मिली है। शाही ईदगाह मस्जिद मामले में अब सुनवाई होगी। याचिका में ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग थी। मंदिर की जमीन पर मस्जिद होने की दलील दी गई थी। तो ये सारी बातें हैं जो अभी सामने आई हैं। तो सवाल इंडिया का में जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है अब आपके स्क्रीन पर। क्या काशी के बाद अब मथुरा? दोनों मामले चल रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो है ये, क्या 2024 की पटकथा अदालती कार्रवाई से निकलेगी? देखिए, एक तो है अदालती कार्रवाई, उसमें जो कुछ भी होगा उसका हवाला दे देकर क्या इस तरीके से एक स्थिति तैयार की जा रही है कि 2024 में उसका राजनीतिक उपयोग या राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। मैं स्वागत करना चाहता हूं सबसे पहले विवेक कुमार श्रीवास्तव, नेता भारतीय जनता पार्टी। विवेक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं सीधा राजनीतिक सवाल। अदालती कार्रवाई है तो आप अदालती कार्रवाई रहने दीजिए। उसमें लगातार बयान, और आप ही के कुछ बयान थे कुछ दिनों पहले कि हमारा मंदिर है, वहां पर मंदिर बनना चाहिए। जी बिल्कुल संकेत जी। तो ये 24 की तैयारी नहीं हो गई? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। 24 की तैयारी का इससे कोई संबंध नहीं है। 24 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कार्यकर्ता कर रहे, प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, हमारा बूथ संगठन सुयोजित किया जा रहा है, वो सब अलग चीज है। तो ये विषय है जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं, ये तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि राम जन्मभूमि का जब हमने आंदोलन करा था तब भी हम कहते थे कभी तो पहली झांकी काशी मथुरा बाकी है। राम जन्मभूमि पे फैसला आ चुका है, वहां मंदिर निर्माण चल रहा है। काशी में जिस तरह से मुकदमे में प्रगति हो रही है वो भी संतोषजनक है। स्वयं बाबा विश्वनाथ प्रकट हुए वहां पर, जिस तरह से शिवलिंग प्रकट हुआ है, आगे जो भी उसमें अदालती अड़चने हो सारी दूर की जाएंगी। उस पर कार्रवाई दर कार्रवाई चल रही, प्रोसेस चल रहा है। इसी तरह राम जन्मभूमि, ये कृष्ण जन्मभूमि की बात है, वहां भी स्थिति स्पष्ट है। ये सब स्थान ऐसे यहाँ देखने पे ही स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ मंदिर के भग्नावशेषों पे मस्जिद बनाई गई। मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये है कि क्या इस सब के चलते आप 2024 की पिच तैयार कर रहे हैं? क्योंकि अब आपने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है, उसमें आपके विपक्ष में जो जो लोग हैं वो पूरी तरीके से, क्योंकि आस्था का मुद्दा है, वो उसमें बैकफुट पे आ जाएंगे। बीजेपी का ये कोर इशू हमेशा से रहा ही है। 2019 में ना प्रधानमंत्री ना आरएसएस प्रमुख इसको आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन एकदम से अब मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के आला नेताओं को छोड़ करके हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। देखिए संकेत जी, ये मुद्दे जनता की आस्था से जुड़े, बहुसंख्यक समाज की आस्था से जुड़े हुए। बहुसंख्यक समाज के लोग ही इस मुद्दे का फैसला करेंगे।
और जिस तरह से समाज और कानून के प्रति आस्था, देखिए कानून तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो कहता है कि कुछ बदला नहीं जा सकता है, तो मैं कानून के प्रति आस्था के बारे में अगर एक सवाल आपसे पूछ दूं तो उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही इन चीजों के प्रावधान किए गए हैं कि कहाँ पे इन चीजों को छूट के दायरे में लाया ठीक है। 100 साल से ऊपर का यदि कोई प्रतीक चिन्ह मिलता है जिसकी आयु उससे ऊपर की, तो उनको इसकी छूट का भी प्रावधान। ठीक और जहां पहले से पूजा हो रही है, ठीक है। आप विवेक जी बने रहिए हमारे साथ। मैं आप स्वागत करना चाहता हूं केटीएस तुलसी, राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से और सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। तुलसी साहब, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये जो मौजूदा विवाद चल रहा है, इसमें आप भी जानते हैं और इसका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसके तहत अंत में क्या होगा? अंत में यही होगा कि अगर सर्वे में कुछ मिल जाता है तो एक मांग ये हो रही है कि इसको बदल दिया जाए या इसको वापस मंदिर बना दिया जाए, उस तरीके की बात हो रही है। ये एक्ट उसकी इजाजत देता नहीं है। आपकी क्या राय है? इशू जो इशू करोड़ों लोग व्यक्त करता है, उसमें एक कानून जो है वो बलि का बकरा होता है। कानून बदला भी जा सकता है, कानून रेट्रोस्पेक्टिवली भी बदला जा सकता है। सवाल ये है कि वहां पे क्या इस बात का इस एविडेंस मिला है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब जो अगर हिस्टोरियंस के देखें तो हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि कोई कहते हैं कि अकबर ने बनवाया, कोई कहते हैं औरंगजेब ने बनवाया। मगर अगर ये सिद्ध हो जाता है कि उसकी दीवारों के ऊपर हिंदू सिंबल्स हैं, शिवलिंग है या कोई और चीज है, तो ये विदाउट रीजनेबल डाउट एस्टेब्लिश हो जाएगा कि मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाई गई। अगर ये है तो फिर इक्विटी क्या है? करोड़ों लोगों की आस्था है और एक जुर्म करके वहां पे अगर मंदिर था पहले से तो कैसे उन्होंने बना दिया मस्जिद? अगर बना दिया तो रिवर्स भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे विचार में तो इक्विटी यहाँ पे हिंदू जो एक हिंदू फूड है। सवाल आपसे पूछना चाहता था, आप ये बताइए फिर अगर इसको कानूनी शब्द जिसका उल्लेख नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था, रेट्रोग्रेशन, यानी कि आप कितना पीछे चले जाएंगे इतिहास बदलने के लिए। कल को अगर कोई आया और उसने बोला कि मैं तो 500 साल पहले कुछ हुआ था, मैं उसको बदलना चाहता हूं, या 1000 साल पहले कुछ हुआ था उसको बदलना चाहता हूं, ये लाइन कौन तय करेगा? ये पुरानी जो सभ्यता है उसमें मुश्किल होती है, मगर ये जो किस्सा है ये सिर्फ 500 साल पुराना है और 500 साल में अगर आज भी वो इंटैक्ट है, हिंदू रिलीजन के सिंबल्स दीवारों के ऊपर अगर हैं, तो मेरे विचार में तो लोगों को इलीगली वहां पे वर्शिप करने के लिए रोका गया। अभी रिस्टोर ही नहीं होना चाहिए, रिस्टोर विद डैमेजेस होना चाहिए। आपका ये कहना है कि अगर वहां पर इस तरीके से कुछ प्रतिमाएं मिल जाएं या कुछ आकार अगर दिख जाए तो इससे ये साबित करना आसान है कि वो वहां पर मंदिर था। एक आपने उल्लेख अयोध्या से भी जोड़ करके किया था, क्योंकि हमने जब आपसे कल डिबेट में सवाल पूछ रहे थे कि ये अयोध्या से कितना भिन्न है, अयोध्या जैसी ही पटकथा तो नहीं लिखी जा रही है, तो आपका ये कहना था कि यहां अयोध्या से ज्यादा आसान है चिन्हित करना, अगर आप उसका उल्लेख करना चाहें। क्योंकि ये जो मार्केट जो दीवारें हैं वो अभी इतनी पुरानी नहीं हुई हैं कि जो क्या लिखा है उनके ऊपर वो नजर ना आए। अगर वो नजर आता है तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं रहती कि मंदिर था और मंदिर होते हुए भी वहीं पे उसी जगह पे मस्जिद बनाया गया। ऐसी स्टेजेस जो हैं सिख रिलीजन में, सिख गुरुद्वारा में भी हुई है। और फिर
गुरुद्वारे में तो निहंग सिंह आते थे, मस्जिद तोड़ जाते थे, अनंतपुर साहब से आते थे, तोड़ जाते थे और गुरुद्वारा फिर दोबारा से रिस्टोर कर देते थे। तो एक बार कई गुरुद्वारों का केस जो है वो प्रिवी काउंसिल तक गया और प्रिवी काउंसिल ने उसको वापस देने का हुक्म दिया और वहीं पे गुरुद्वारे आज भी तैनात है। तो मेरे विचार में तो जो एक जुर्म का फ्रूट्स ऑफ क्राइम, ये टेंपल को गिराना एक मानवता के खिलाफ क्राइम था। ठीक है, उस वक्त मुगलों का राज था, मगर राज होते हुए भी वो एक किस नजर से देखे जाएंगे इतिहास में, वो तय करेंगे कि अगर उन्होंने गलती की, गलती को रिस्टोर किया जा सकता है, उनकी जनरेशंस करती हैं, वही बिल्डिंग है। ठीक है, एक दो सवाल मेरे और हैं केटीएस तुलसी जी। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि ये जो भी आप कह रहे हैं ये कानूनी रूप से ही पता लगाया जा सकता है, उसका एक प्रयास भी हो रहा था, एडवोकेट कमिश्नर भी गए, लेकिन अब जिस तरीके से एडवोकेट कमिश्नर पहले तो आपस में ही भिड़ गए, एक दूसरे की शिकायत कर दी, एक हट गए, एक पक्ष आया उसने कहा कि नहीं भाई इनको वापस लेकर के आओ, जो पहला था एडवोकेट कमिश्नर उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, दूसरे वाले ने भी रिपोर्ट दे दी और याचिकाएं चल रही हैं। ऐसे में इस तरीके के सर्वे कराए हुए की कोई लीगल मान्यता होगी? नहीं, क्यों नहीं? कितना विवाद इस सर्वे में ही है। जज साहब खुद जा सकते हैं वहां पे देखने के लिए इंस्पेक्शन के ऊपर, और वो अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि ये मस्जिद का हिस्सा मस्जिद है या इसमें मंदिर भी था। ये अगर पता चल जाएगा तो ये इस केस को डिसाइड करना तो ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब एक मेरा आखिरी सवाल केटीएस तुलसी जी, आप सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं, और जो आप बोल रहे हैं तुलसी साहब, ये कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है। कांग्रेस को ये लगता है कि ये समाज बांटने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। आप क्या जवाब देंगे इस पे? नहीं, हो सकता है, मगर मैं तो इस बात पे हूं कि सत्य क्या है उसकी खोज होनी चाहिए, और जो सत्य है उसको एस्टेब्लिश होना चाहिए, उसको रिस्टोर होना चाहिए। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, मगर इसलिए मेरे पर्सनल व्यूज हैं, और क्योंकि सिख धर्म इन मुश्किलात से निकला है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से शीशगंज साहिब है, अगर कोई उसको ठोस पहुंचाएगा तो 500 साल बाद भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो एक जो द वुंड ऑन द हिंदू साइकी, उसको रिस्टोर करना आवश्यक है, और मेरे विचार में ये कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें ट्रूथ विल बी द विक्टर, सत्यमेव जयते। ठीक है, केटीएस तुलसी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं सवाल इंडिया का में, उसके बाद अपनी बहस जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहस शुरू करते हैं और अपने मेहमानों के पास जाते हैं। एमआर शमशाद, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुमन चौहान, आप भी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। विवेक कुमार श्रीवास्तव, नेता बीजेपी, और डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शमशाद साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, एक एक करके अदालतें ही हैं इस देश की जो कि ये सारे पिटीशन को एक्सेप्ट कर रही हैं उन पर सुनवाई के लिए। ऐसे में ये कहना कि ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, आपको नहीं लगता ये इस तरीके से देखा जाएगा कि आप अदालती प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं? जो होगा बहस वो सामने आ जाएगी। जी 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 देखिए, अदालती प्रक्रिया कैसे चलेगी उसके बारे में कानून बनता है, और यहाँ कानून बन गया है, एक बात। दूसरी बात कि उस कानून का इंटरप्रिटेशन उसी अदालत ने कर दिया है कि
ये जो कानून है वो हिंदुस्तान के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो अगर ये दो बात है तो कानून की प्रक्रिया जो अदालतें हैं वो कैसे चलाएंगी, उस पर बहुत बड़ा सवाल है आज के दिन में। और सिर्फ मैं ये सवाल उठाने के लिए यहां नहीं बैठा, मैं वकील हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूं। देखिए, ये इस तरह का जो जुडिशियल इंथुजियाज्म शुरू हुआ है ट्रायल कोर्ट्स के जरिए, वो हमारे सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर और पूरे के पूरे जो 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 स्ट्रक्चर है, समाजी ढांचा है, उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। मुझे ये कहने में कोई संकोच इसलिए नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में ही जब 2021 में ये मसला चल रहा था हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये सब कुछ पता था सिविल जज को, मिस्टर आशुतोष तिवारी को, उनका ट्रांसफर हो गया था, उनको पता था, और एक दिन बाद उसको सहारनपुर या कहीं और जाकर ज्वाइन करना था। एक दिन पहले ये सारी बातों को जानते हुए उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि एएसआई से ये सब सर्वे होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इस तरह का जुडिशियल एंथुसियाज्म सही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जो हाईकोर्ट ने जुडिशियल एंथुसियाज्म की बात अप्रैल 2021 में की, वो जुडिशियल एंथुसियाज्म बड़ा नॉर्मल सा होता जा रहा है, जो कि हमारे कानूनी प्रोसेस इन द बैकग्राउंड ऑफ 91 एक्ट और जो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये ठीक बात नहीं है। और मैं ये समझता हूं, ठीक है, तो पर आप जानते हैं ना कि ये आपके पास राइट टू रिड्रेसल, आप एक ऊंची अदालत में भी जा सकते हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। इन सवालों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी आप गए ही हैं, मुस्लिम पक्ष के बहुत सारे लोग। इसका जवाब मैं अभी दे दूं क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट सवाल है। देखिए, आम जो केस होता है कि दो भाई प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं और उसमें आप ऊंची अदालत में जाते हैं, रिड्रेसल होता है, इंसाफ होता है, लेकिन यहां पर डैमेज इतना ज्यादा हो जाता है, एक लाइन के ऑर्डर से इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है पूरे सिस्टम में, पूरे समाज में इतना ज्यादा जहर फैल जाता है, चीजें बदल जाती हैं। अभी जब एक लाइन का ऑर्डर दे दिया गया बगैर किसी सर्वे रिपोर्ट के कोर्ट में आए हुए, सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में डाली नहीं गई, लेकिन जज साहब ने ये ऑर्डर सुना दिया कि उसको सील कर दो। उन्होंने कहा कि 20 लोग ही जाएंगे, पर वो सुप्रीम कोर्ट में भी तो गया मामला साहब। आप निचली अदालत के, देखिए आप माइंड नहीं करिएगा, ये सवाल मुझे पूछने जरूरी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो ऐसा तो नहीं है कि आप कह रहे हैं आप निचली अदालत की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हटाया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहां पर आप देख लीजिए मुसलमानों को दिक्कत ना हो। ट्रायल कोर्ट के बारे में मैंने अपनी बात को कन्फाइन रखी है। हायर कोर्ट्स की बात वो एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, दूसरे विजन के साथ देखते हैं। ठीक है, सुमन चौहान, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सुमन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो बात अभी शमशाद जी ने बोली कि डैमेज इतना ज्यादा हो जाता है कोर्ट्स के ऑर्डर, और यहां पर तो देखिए एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है ना ज्ञानवापी वाले मामले में। एक आदमी सर्वे करना शुरू करता है, उसके ऊपर आरोप लगते हैं, 2 और कमिश्नर आ जाते हैं, 3 दिन बाद नए कमिश्नर में से एक कमिश्नर जो है वो पुराने वाले कमिश्नर पर आरोप लगाता है, उसकी वजह से वो हटा दिया जाता है। उसके बाद एक पक्ष आकर के कहता है नहीं भाई पुराने वाले कमिश्नर को लाओ, वरना रिपोर्ट अधूरी रह जाएगी। वो मामला अभी सुना ही जा रहा है, इतने में वो पहला वाला कमिश्नर अपनी भी रिपोर्ट दायर कर देता है और नया कमिश्नर भी अपनी रिपोर्ट दायर कर देता है। ये सर्वे रिपोर्ट अपने आप में मजाक नहीं बन गया? और ऐसी रिपोर्ट के फिर क्या मायने? इतना अप डाउन। जी, आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके प्रश्नों में ही एक बात निकल कर आती है कि हंगामा क्यों है बरपा। इतना हंगामा मेरे ख्याल से बरपा क्यों है? सबसे पहली बात यह है कि लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार इस देश में हैं। भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और जब हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को डिस्कस करते हैं तो मेरे ख्याल से हमें अपने आप में ही एक कॉन्स्ट्रेंट को भी बरतना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माहौल खराब करने वाली बात आप कैसे कर सकते हैं इस तरीके की बातों में। एक कोर्ट ऑफ लॉ जब किसी चीज को देखता है तो कभी भी उसके ऑर्डर, हम कहें कि कोर्ट ऑफ लॉ के ऑर्डर माहौल खराब कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना ही गलत है। कोर्ट ऑफ लॉ को सारी चीजों को देखने और कंसीडर करने के बाद अपने ऑर्डर्स पास करने होते हैं। और जो भी चीजें, जैसे कि आपने कहा, संकेत जी आपकी बात को उठाऊंगी, मेरा सवाल बस इतना है कि जब इतना बवाल कटा हुआ है एक रिपोर्ट पर, उसके कमिश्नरों पर, कि आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं कमिश्नर। नहीं, आपस में लड़ने भिड़ने की बात नहीं है, बल्कि इससे तो आपको ये समझना चाहिए
जानना चाहिए कोर्ट कितनी माइन्यूटली हर चीज को स्क्रूटनाइज कर रहा है। इससे तो भारतीय व्यवस्था को और भारत के हर नागरिक को इस बात से खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि एक छोटी सी बात को, एक मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी दोनों ही धर्मों की रक्षा करते हुए ये भी कहते हैं कि आप नमाज अदा कीजिए, और दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि वहां पर जो भी सर्वे रिपोर्ट में मिले हैं, अगर शिवलिंग है या क्या है, तो वो आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए। आप देखिए कि ये तो हो गई लीगल आर्गुमेंट। अब मैं अच्छा और सुंदर नमूना डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर वर्मा, एक तो हो गई ये लीगल बात, कानून की बात, वकील बात करें तो ठीक है, हम जैसे लोग तो जरा कम ज्ञानी हैं। लेकिन डॉक्टर वर्मा, आप मुझे बताइए, आप करते हैं राजनीति की बात, आपको लगता है ये 2024 की एक पटकथा, क्योंकि आप देखें धनाधन पिटीशन एक जगह नहीं, लगातार कई जगह, आपको लगता है ये एक सुनियोजित प्रयोग है, राजनीतिक प्रयोग 2024 की पिच? संकेत जी, खाली 2024 ही नहीं, क्योंकि अगर हम सिर्फ 2024 पे ये चीज छोड़ देंगे तो जो 2024 के बाद ये करेंगे तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन 2027 आ जाएगा। असल में भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी का मोड ही सिस्टम यही है कि उसको किस तरीके से मेरिटोरियन पॉलिटिक्स के हिसाब से दो विभाग में डिवाइड करो और उस पर अपनी राजनीति चमकाओ। इसके अलावा कोई अगर मुद्दा हो, अगर देश में आज कहीं पर आर्थिक मामलों की कोई बात हो रही हो, कहीं कोई बात करने को तैयार हो कि डॉलर जो है सबसे, डॉलर की स्थिति हिंदुस्तान में, डॉक्टर वर्मा, ये सवाल मैंने बहुत पूछा और इस पर हमने तमाम बहस की। मैं आपको बता दूं उसमें तर्क क्या आता है। भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों का यह कहना है कि अगर आपको महंगाई पे बात करनी है तो चर्चा महंगाई पे रखिए, उसमें फिर आप ये धर्म का मुद्दा जो है वो बीच में मत ठूंसिए। नहीं, उसकी अगर धर्म की बात होगी तो वो अलग हो। इसी वजह से आज मैं महंगाई वाली बात कर ही नहीं रहा। चलिए, हम भी बात नहीं करते हैं, हम ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज पे बना हुआ है। वो जो भी अपना संकल्प पत्र और दुनिया पत्र बनाते हैं, उस पत्र में अगर जितनी बातें होती हैं उसमें एक बात अगर वो बात करने को तैयार हो तो हम उसकी बात करें। एक अचानक ज्ञान वापी आ जाता है, कुछ दिन बाद कुतुब मीनार आ जाता है, कुछ दिन बाद पिता महल आता है, कुछ दिन बाद मथुरा आ जाता है, अभी हाल ही में हमने सुना कि लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पे आ गया है। इसका कहाँ है, कोई एंड पॉइंट है क्या? इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। और इतिहास में बोल रहे हैं, कोई कह रहा है 500 साल पीछे चला जा रहा हो, कोई कह रहा है 14वीं सदी में चला जाओ। देखिए संकेत जी, इस देश में इस तरीके की जो हिस्से हैं, अगर वो न्यायालय में जा चुका है तो मेरा पहला मानना है कि उसको आउट ऑफ द कोर्ट डिसीजन कहीं कोई नहीं ले सकता। हाँ। और उसमें गलत टिप्पणियां या अपनी टिप्पणियां थोप के उसमें राजनीति ना की जाए। चलिए, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, आप मुझे बताइए, या तो बीजेपी खुल करके, अभी जो बड़े नेता हैं ना बीजेपी के, उनकी तरफ से इस पर कोई अभी टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन अब जैसे आप हो गए या और कई नेता हो गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वरिष्ठ नेता नहीं हैं, बड़े नेताओं से मेरा मतलब मोदी, अमित शाह, इस तरीके के, जेपी नड्डा, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी चुनाव में भी बोल रहे थे। मैं कह रहा हूं फ्रंट फुट पे आकर के बीजेपी क्यों नहीं बैटिंग करती? आप वो आज दावा कर दीजिए कि ये 2024 में हमारे मैनिफेस्टो में होगा, जिस तरीके से राम मंदिर आपके मैनिफेस्टो में था, तब समझ में आया कि साफ साफ खेल है, खुला खेल फर्रुखाबादी जैसे कहा जाता है। संकेत जी, हम बार बार कहते आए थे कि अभी तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इसका हम नारा लगाते आए। अब अगर नारे लोगों को नहीं सुनाई पड़े तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी, मैं फिर से नारा लगा दूं कई तुमसे। विवेक जी, ये नारे नवंबर 2019 में कहां चले गए थे? नवंबर 2019 में तो ये बात हो रही थी कि जय पराजय मत सोचो, अब आगे बढ़ो, इतिहास को दबा दो। आरएसएस प्रमुख भी यही बोल रहे थे, मोदी जी के भी यही सुर थे। अब आप कह रहे हैं सब बाकी है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, ये आस्था से जुड़ा विषय तब नहीं था। तुलसी साहब, सुन लीजिए, अभी केटीआर तुलसी साहब जी ने बहुत अच्छी बात की, जो सत्य है, सत्य को स्थापित होना चाहिए, और सत्य स्थापित करने के लिए कोई समय की समय सीमा नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने इन मंदिरों को गिरा करके मस्जिद बनाए थे, उन्होंने कोई सूची बनाई थी क्या? उन्होंने कहीं अंत छोड़ा था क्या? तो जब उन्होंने कुतुब मीनार से लेकर के कहां तक के मंदिरों को गिरा करके मस्जिद बना डाली, तो जहां हमें मौका मिल रहा है हम संविधान के दायरे में। डॉक्टर वर्मा, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि हम कितने इतिहास में कितने पीछे जाएंगे, क्या क्या तोड़ेंगे, क्या क्या गिराएंगे और क्या क्या बनाएंगे। जी, ये
संकेत जी, ये बहुत साफ है कि इतिहास को आप बदल नहीं सकते हैं। ये बात को समझना चाहिए। इतिहास से एक सब इंसान को सीख लेनी चाहिए कि हम अपने समाज को कितना मजबूत बनाए कि इतिहास हमारे साथ कोई गलतियां ना करे। लेकिन अगर आप 14वीं सदी में जाके आज का इतिहास बदलने की कोशिश करेंगे तो वर्तमान और भविष्य दोनों खराब होने जा रहा है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी और बाधाएं खड़ी हुई हैं। राज्य सरकार को और देश की सरकारों पे उस पर सचेत रहना चाहिए कि कुतुब मीनार का अगर नाम बदल के या ताजमहल का नाम बदल के हम देश को अगली सदी में ले जा पाएंगे, तो ये बहुत सोचने वाली स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे युवाओं को क्या शिक्षा देने जा रही है। वो ये बता सकती है कि भाई ठीक है, औरंगजेब ने ये गलत किया था और इस गलत को गलत कहना, ये हमारी बात सही है, समझ में आती है। लेकिन आप 14वीं सदी में जाके ताजमहल को तीजो महल बना दोगे और उससे हम ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम में जाके बात करेंगे कि देश में हम जो है इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ये हास्यास्पद नहीं लगता है आपको? ठीक है। अब देखिए, ऐसा है डॉक्टर वर्मा, सवाल यही था कि 2024 की पटकथा तो नहीं है, ये 2 साल हैं अभी 2024 में। आपने बोला कि ये 2027 में भी होगा, तो अभी बहुत सारी डिबेट करनी बाकी है इस मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज के केस में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सश्रम जेल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 मई 2018 के 1000 रुपए के जुर्माने की सजा को बदल दिया है। सिद्धू ने अब तक जेल में 1 दिन गुजारा है, उन्हें 364 दिन जेल में और गुजारने होंगे। और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था और 50 साल का उनका रिश्ता है कांग्रेस पार्टी से। जाखड़ ने यह भी कहा है कि वो कभी भी तोड़ने का काम उन्होंने नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस में व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, पर अगर उनके सिद्धांतों पर सवाल होंगे या सिद्धांत टूटेंगे तो उसकी वजह से यह रिश्ता टूटेगा।